हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोठारी कमीशन लेके आए हैं जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है। ये आपके बीएड एग्ज़ाम्स में, एमएड एग्ज़ाम्स में और भी जो है हाई एग्ज़ाम्स, हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी वगैरह, इन सब में भी आता है। ये 1964 टू 66 में आया था और ये आपका ऐसा पहला कमीशन है जो आपके स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है लाइमलाइट में आया था और ये हायर एजुकेशन पे इसका काफ़ी ज़्यादा ही जोर था। इसको एडहॉक कमीशन भी बोला जाता है। ये 14 जुलाई 1964 को बनाया गया था। ये इसमें इसके चेयरमैन जो थे वो दौलत सिंह कोठारी जी थे, जो कि उस समय यूजीसी के भी चेयरमैन थे। और इसमें 17 मेंबर्स थे जिसमें कि 5 जो है फॉरेन एक्सपर्ट थे। इस कमीशन ने 100 डेज जो है यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेज, स्कूल्स सब में बिताए और वहाँ डिस्कस किया कि जो है कैसे चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, कैसे है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे उनका जो है उनका लेवल और अच्छा किया जा सकता है, कैसे स्कूलों का लेवल अच्छा किया जा सकता है, कैसे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स लाए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय एजुकेशन का लेवल काफ़ी गिरा हुआ था। और इवन जो है आपके कॉलेजेस वगैरह में तो मतलब बच्चे जो है कॉलेज तक जा ही नहीं पाते थे और स्कूली शिक्षा ही बहुत कम होती थी। तो इसके बाद इन्होंने 1600 पेजों का अपना रिपोर्ट सबमिट किया 29 जून 1966 को। तो उसका जो है रिपोर्ट की टाइटल ही थी एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट और ये एमसी चावला जी को सबमिट हुआ था। उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब आते हैं कोठारी कमीशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। कोठारी कमीशन का ऑब्जेक्टिव था कि जो उस समय वर्तमान में जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा था देश में उसका सर्वे करना, उसको कैसे और अच्छा रूप दिया जा सकता है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, उनको कैसे आगे उसको सही करके और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था अपने देश में लाई जा सकती है। अपने देश में एजुकेशन क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना और पूरे देश में एक समान शिक्षा व्यवस्था को फैलाना, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम करना। अब आते हैं कि कोठारी कमीशन की आवश्यकता क्यों थी। क्योंकि उस समय एजुकेशन सिस्टम पे कोई भी जोर नहीं था। एजुकेशन ब्रिटिश रूल के हिसाब से जो है एजुकेशन एक आपको ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा वो करना था कि जो है जो ब्रिटिशर्स को उनका एम्पायर संभालने में ऐसे पढ़े लिखे लोग चाहिए थे, क्लर्क टाइप के बेसिकली, कि जो है जो उनको हेल्प कर सकें और उनको अपने यहाँ से लोगों को यहाँ ट्रांसपोर्ट ना करना पड़े। तो वो सिर्फ एकेडमिक पे ही थोड़ा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। बाकी मोरल स्पिरिचुअल वैल्यू पे कोई उनका प्रायोरिटी, कोई जोर नहीं था। और नेशनल रिकंस्ट्रक्शन पे कोई भी ऐसा कोई भी वो नहीं था उस एजुकेशन सिस्टम में, नहीं कोई उसमें हमारे करिकुलम में इंक्लूडेड था और न ही उस पर कोई जोर था। नेशनल एजुकेशन कमीशन में क्या क्या सजेशंस थे, तो वहाँ उसमें बहुत ज़्यादा ही पूरे 1600 पेज थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने ज़्यादा सजेशन थे, कितने ज़्यादा इसमें जो है रूल्स वगैरह थे, जिसको पूरा करना तो इम्पॉसिबल है। फिर भी कुछ इम्पॉर्टेंट वो हमने इसमें डाले हैं। तो उसका जो कमीशन जो है वो जो है एजुकेशन पे फोकस था और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी और मोरलिटी पे भी फोकस था। उसकी पहली लाइन थी, द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। तो इससे आपको समझ में आ सकता है कि क्लासरूम का कितना इम्पोर्टेंस था फ्यूचर इंडिया के लिए इस रिपोर्ट के मुताबिक। उन्होंने जो है कई गोल्स लिया, जैसे गोल ऑफ एजुकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन, कंडीशन ऑफ टीचर्स, इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, वुमेन एजुकेशन,
एडल्ट एजुकेशन, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स ऑफ स्कूल, करिकुलम एंड लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज फार्मूला आया था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, वोकेशनल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ऐसे बहुत ढेर सारे हैं उसमें। और आप बुक में पढ़ेंगे तो दिखेगा। हमने कुछ इम्पोर्टेंट ले लिया है, बाकी पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। और आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप में अगर आता है तो भी आप जो है 5 से 6 पेज लिखते हैं, तो आप उसमें आप देख लीजिएगा कि क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं। बीएड वगैरह, बीएड एमएड में जैसे अगर ये 16 नंबर में आया तो आप कितना लिख सकते हैं। तो एम ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये 5 पॉइंट प्रोग्राम के उसमें 5 सूत्रीय इसका प्रोग्राम था। तो इसमें 5 सूत्रीय में क्या क्या था? पहला था टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू एजुकेशन, दूसरा था टू स्ट्रेंथन द सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू एजुकेशन, टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन, फोर्थ था टू मॉडर्नाइज द कंट्री थ्रू एजुकेशन, और पांचवा था टू डेवलप सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू थ्रू एजुकेशन। तो जो है एजुकेशन के थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बढ़ाना था, उनको उत्पादकता बढ़ाना था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी जीविकोपार्जन कर सकें, अपनी जीविका बेसिकली जो है अपनी अर्निंग जो है कमाने की क्षमता बढ़ाएं, उनका सोच व्यापक हो, वो सिर्फ नौकरी के अलावा और भी इसको बना सकें, और अपना सामाजिक और राष्ट्र का जो ढांचा है उसको मजबूत बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपस में लड़ने भिड़ने से ही जो है वो होगा। हम सबको एकता का पाठ पढ़ाएं। और जो है डेमोक्रेसी का बहुत ज़्यादा वो था कि डेमोक्रेसी, क्योंकि उससे पहले राजतंत्र और उसके बाद जो है राजाओं का वो शासन रहता था, उसके बाद जो है फिर विदेशियों का ही शासन रहा हमारे यहाँ, तो राजतंत्र ही बेसिकली चलता था। तो लोकतंत्र पे बहुत फोकस हुआ आज़ादी के बाद कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो शिक्षा के माध्यम से लोकतंत्र का फैलाव भी बहुत ज़रूरी था। लोग जाने कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है, हम सिर्फ गुलामी और दासता प्रथा में ही न रह जाएं। उसके बाद जो है अपने देश को थोड़ा आधुनिकीकरण भी देना था कि हम अपने समाज को जो है आधुनिक विचारों और आधुनिक तकनीकियों से जोड़ सकें, तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और धर्म और जो है मोरल वैल्यूज जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके बिना तो मनुष्य रहता ही नहीं है। एजुकेशन स्ट्रक्चर पे जो है इनका काफ़ी वो था कि एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उससे पहले थोड़ा क्लियर नहीं था लोगों को कि मतलब प्री प्राइमरी, जूनियर प्राइमरी ये सब क्या होता है, कैसे होता है, और क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी एज तक का होना चाहिए। जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन 1 to 3 ईयर्स तक के लिए था, जूनियर प्राइमरी एजुकेशन 4 to 5 ईयर्स वालों के लिए था। मिनिमम क्लास 1 में एडमिशन के लिए कम से कम बच्चा 6 साल का होना चाहिए। पहले था कि 5-6 साल तक बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, उससे वो घर में ही थे, तो उससे पहले जो बेसिक होता है वो मूलभूत शिक्षा, उससे वंचित रह जाते थे। और उसके बाद सीनियर प्राइमरी एजुकेशन 3 से 4 साल रहेगा, 3 से 4 साल तक का सीनियर प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद फिर सेकेंडरी एजुकेशन 2 साल का रहेगा। सेकेंडरी एजुकेशन अगर जनरल है तो 2 साल का रहेगा, और वोकेशनल है तो 2 से 3 साल का हो सकता है, जो कि आपका रोज़गार परक शिक्षा होती है उसकी। फिर हायर सेकेंडरी अगर जनरल एजुकेशन है तो 2 ईयर्स का, और अगर वोकेशनल हायर सेकेंडरी है तो भी 2 to 3 ईयर्स लगेगा। फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है 2 ईयर्स का है। उसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से नॉर्मल अगर है तो 3 ईयर से, और अगर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल है तो 3 to 4 ईयर। तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन 2 to 3 ईयर्स एंड रिसर्च वर्क 2 to 3 ईयर्स का। इतना आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम का रहेगा, और इतने साल तक आपको रिसर्च वर्क तक के लिए इतने साल पढ़ने पड़ेंगे। इस मामले में कोठारी कमीशन ने एकदम क्लियर अपनी वो दे दी थी। कमीशन ने जो है आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया था,
तो इसमें जो है ये पहली तो मदर टंग ही होनी चाहिए, रीजनल और स्टेट लैंग्वेज जो भी है। दूसरी नेशनल लैंग्वेज ऑफ फेडरेशन, हिंदी और इंग्लिश, कोई उसमें इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। और तीसरी एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और एनी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज और एनी क्लासिकल लैंग्वेज नॉट ऑप्टेड इन द फर्स्ट टू, जो दोनों ऊपर के दोनों में से न हो तो एक तीसरी लैंग्वेज ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद टीचिंग मेथड और स्कूल एजुकेशन के लिए भी उनका काफ़ी कुछ सजेशन था कि जैसे टीचिंग मेथड जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिजिड हो जाए कि ये मतलब आपका जो है इसी तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड जो है मोल्ड किया जा सकता है, जिससे बच्चों को इजीली समझ में आए और बच्चे अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें। प्रोग्रेसिव होना चाहिए, एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हों उसमें, सिर्फ टीचर अपना लेक्चर ले लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इंकरेजमेंट शुड बी गिवन टू द टीचर्स टू यूज़ न्यू टीचिंग मेथड्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर इट। टीचर्स को भी जो है थोड़ा ट्रेनिंग दिया जाए, टीचिंग मेथड कैसे किया जाए, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो, सेमिनार्स हों। एप्रोप्रिएट गाइडेंस मटेरियल शुड बी मेड अवेलेबल टू द टीचर्स। Teaching aids should be made available to the schools. Teachers should be trained in preparing teaching aids and they should prepare it in the school workshop. मतलब टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि टीचिंग एड अपना बनाने के लिए, जिससे वो बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसमें जो है वर्कशॉप वगैरह के थ्रू टीचर्स को भी समझ में आना चाहिए कि क्या है, कैसे है, क्यों बनाया जा रहा है, उसका महत्व क्या है। Lessons should be broadcasted for the student during the school hours and for the school teachers either before or after the school hours. Lessons should be broadcasted with the cooperation of आकाशवाणी, रेडियो के थ्रू जो है, क्योंकि पहले रेडियो ही चलता था, तो आकाशवाणी के थ्रू ब्रॉडकास्ट होना चाहिए स्कूल आवर्स के दौरान भी और उसके बाद भी होना चाहिए। तो आपका जो है एजुकेशन अप टू सेकेंडरी लेवल शुड बी इम्पॉर्टेंट थ्रू द मदर टंग के में ही अगर किया जाए तो बच्चों को भी मज़ा आएगा, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहेगा और वो पढ़ना चाहेंगे। इसी तरह उनका टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग भी काफ़ी सजेशन था कि जो है एक्सटेंसिव प्लानिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी मेड एट द नेशनल लेवल। टेक्स्ट बुक शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स डिसाइडेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT का गठन हो चुका था, उन्हीं के आधार पे बुक्स का टेक्स्ट बुक ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, उनका एक संगठन हो और वो बताए कि किस क्लास के लिए कौन सा सिलेबस होना चाहिए, कितना तक नॉलेज होना चाहिए। टैलेंटेड पर्सन शुड बी इनकरेज थ्रू रिमनरेशन टू राइट टेक्स्ट बुक्स एट द नेशनल लेवल। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको उत्साहित करना चाहिए कि वो बुक्स लिखें, वो भी राष्ट्रीय स्तर पे, कि सारे देश में एक शिक्षा नीति होनी चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, देयर स्क्रूटनी एंड इवैल्यूएशन शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। टेक्स्ट बुक, उसका इवैल्यूएशन, ये सब जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आना चाहिए। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शुड इस्टेब्लिश एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक, स्पेशली द टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी पे इन्होंने विशेष जोर दिया। अब सजेशंस रिगार्डिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे जो है बच्चे इंटरेस्ट न ले लें और इतना सब बन जाए, कमीशन और वगैरह सब गठित हो जाए, सारा आपका करिकुलम तैयार है, टेक्स्ट बुक है और बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों को अपने इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, बच्चों का फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, अगर बच्चों को नहीं पता है तो फिर ये सब का कोई मतलब नहीं है। इसलिए गाइडेंस और काउंसलिंग की स्कूल एजुकेशन में बहुत ज़रूरत है। वुमेन एजुकेशन को भी इन्होंने काफ़ी महत्व दिया, उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सजेशन दिए, क्योंकि आपका जो है हमारे उसमें रेशियो बराबर है अगर, तो इनको जो है हर चीज़ में बराबरी का वो देना चाहिए और ख़ासकर शिक्षा में तो ज़रूर देना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी इनके सजेशन थे। एडल्ट और सोशल एजुकेशन पे भी इनका काफ़ी जोर था कि कोई भी जो है
अगर एडल्ट जो है इलिटरेट है तो अशिक्षित है तो उसको भी शिक्षित किया जाए और लिटरेसी रेट को जो है बढ़ाया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। अगर वो दिन में काम कर रहे हैं तो रात में शिक्षा दी जाए। ऐसा करके उनके काफ़ी सजेशन थे। तो अगर आप सजेशन देखने जाएंगे तो उन्होंने हर पॉइंट पे बहुत सजेशंस दिए हैं और उसको काफ़ी उस पर ध्यान भी दिया गया है। तो अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कुछ दिक्कत आ रही है या मेरे नोट्स में कुछ दिक्कत समझ में आए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं आपको ज़रूर इस पे क्लियर करूँगी। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे कहीं भी कुछ फ़ायदा हो रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए की आपको मिल जाएगी नोटिफिकेशन, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। और तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।